नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक था जिला दर्शन। जिले दर्शन में हमने दो जिलों के बारे में पढ़ लिया। एक तो हमने श्री गंगानगर के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा अनूपगढ़ के बारे में। अनूपगढ़ के बारे में और श्री गंगानगर के बारे में, दोनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। आज हम तीसरे जिले की बात करेंगे, हमारे बीकानेर की। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीकानेर के बारे में जानने से पहले हमें बीकानेर की स्थिति देखनी है। ठीक है, स्थिति देखिए मैप में कहां पर है। पहले स्थिति के बारे में जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए बन गया। देखिए इधर देखिए ध्यान से। कौन कौन से जिले हैं बॉर्डर पर वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए इसको। पहले स्थिति के बारे में हमें सबसे पहले कोई भी जिला हो उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। इधर देखो, ये है हमारा बीकानेर। ठीक है, कहां पर है बीकानेर, दिख गया सभी को। ये रहा बीकानेर, एग्जिट इसकी लोकेशन ये है। अब बीकानेर के जो बॉर्डर लगते हैं, बॉर्डर वो कौन से जिलों के लगते हैं, जो सीमा है वो कौन से जिलों की लगेगी। देखिए तो देखिए ये ऐसे है। ठीक है, इधर अब देखो, इधर है हमारा अनूपगढ़। इधर हमारा है श्री गंगानगर। इधर हमारा है हनुमानगढ़। ध्यान से देखें, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। इधर है हमारा चूरू। इधर है फलोदी। इधर है जैसलमेर। सॉरी, इधर एक और जिला जो बीच में रह गया, नागौर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। तो जिले काउंट करें पहले कि बीकानेर से जो लगने वाले जिले, बॉर्डर से लगने वाले जिले, नंबर 1 अनूपगढ़, नंबर 2 श्री गंगानगर, नंबर 3 हनुमानगढ़, नंबर 4 चूरू, नंबर 5 नागौर, नंबर 6 फलोदी, नंबर 7 जैसलमेर। ये 7 जिले हैं, इनको लाइन वाइज लिख लो। 7 जिले हैं जो बीकानेर से लगते हैं, बीकानेर की सीमा से लगती हैं। नंबर 1 अनूपगढ़, कौन सा जिला, अनूपगढ़। नंबर 2 श्री गंगानगर। नंबर 3 हनुमानगढ़। नंबर 4 चूरू। नंबर 5 नागौर, कौन सा जिला, नागौर। नंबर 6 फलोदी। नंबर 7 जैसलमेर। तो पहले ये नक्शा बनाओ। नक्शा बना के इधर बीकानेर को दर्शा के और इसके जिले हैं वो काउंट करके आराम से इसको मैप में दर्शाओ और फिर ये नीचे साइड में लिख लेना आप। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन करो पहले। हाँ, तो इतनी चीज आपकी क्लियर है, उसके बाद में आगे की डिटेल में बताऊंगा आपको। पहले इतनी करो क्लियर। बीकानेर की स्थापना की बात करें तो देखिए, जोधपुर नरेश राव जोधा, जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र
राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, ध्यान से देखें। जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। और कब की? 1488 में। डेट याद रखना, सन 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। किसने की थी? जोधपुर के नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका। ठीक है, राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। अब देखो, बीकानेर स्थापना दिवस, बीकानेर स्थापना दिवस आखा तीज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? बीकानेर स्थापना दिवस आखा तीज के दिन मनाया जाता है। और बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488 में। तो इसी के बीच में हमें एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, देखिए ध्यानपूर्वक। तो जोधपुर नरेश के पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश की रियासतें जीती थी। कब? 1465 में। 1465 में मां करनी के आशीर्वाद से, ठीक है, मां करनी के आशीर्वाद से 1465 में जांगल प्रदेश यानी बीकानेर के क्षेत्र, बीकानेर की सभी रियासतों को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे ना। बीकानेर की सभी रियासतें थी ना, उनको जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। इसलिए जांगल प्रदेश के अंदर जो जितनी भी आसपास की जो रियासतें थी उनको मिलाकर के 1465 में राव बीका ने वो जीती थी, और मां करनी के आशीर्वाद से। और आगे मैं और बताता हूँ आपको इसमें, इसी में इनके बारे में। और स्वतंत्रता से पहले 4 रियासतें थी राजस्थान की। कितनी थी? 4 रियासतें। उन 4 में से एक जो थी ना वो बीकानेर रियासती थी, और सबसे महत्वपूर्ण रियासत ये भी थी बीकानेर रियासत। उन 4 रियासतों में से जो महत्वपूर्ण थी ना वो भी बीकानेर रियासत थी। तो उस समय उसी रियासत को जो जीता था ना वो राव बीका ने जीता था मां करनी के आशीर्वाद से। फिर 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत को किसमें मिला दिया? राजस्थान में इसका विलय हो गया। किसमें? राजस्थान में इसका विलय हो गया। राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949। परीक्षा में प्रश्न आएगा सीधा कि बीकानेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 डेट याद रखना को राजस्थान के अंदर बीकानेर का क्या हुआ था? विलय हुआ था। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है? 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, बीकानेर की स्थापना किसने की और कब की? तो राव बीका ने की 1488 में। ठीक है, इधर आप बात करें तो 1465 में क्या हुआ था? जांगल प्रदेश की रियासतें जीती थी। किसने? राव बीका ने जांगल प्रदेश की रियासतें जीती थी। फिर इधर हम बात करें तो बीकानेर का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आखा तीज को। ठीक है, फिर इधर बात करें हम स्वतंत्रता से पहले जो 4 रियासत थी उनमें से एक रियासत क्या थी? बीकानेर रियासत थी। और 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? बीकानेर राजस्थान में विलय हुआ था। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। चलिए आगे देखते हैं बीकानेर की विशेषता। बीकानेर की विशेषता। तो सबसे पहले मैं बात करूं बीकानेर की विशेषता के अंदर उस्त कला जिसको हम मथेरण कला कहते हैं। मथेरण कला
जानते होंगे आप इसके बारे में, उस्त कला या मथेरन कला। ये ऊंटों के खाल के ऊपर रंग बिरंगी तरह तरह की जो कलाएं करके उनके ऊंटों के ऊपर जो कलाकृतियां की जाती है ना, उनको बोलते हैं उस्त कला, मथेरन कला। ये बीकानेर की विश्व भर में प्रसिद्ध है। आई बात समझ में? तो प्रमुख विशेषता में हमारी पहली विशेषता आती है उस्त कला, मथेरन कला। मथेरन कला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो ऊंटों पर तरह तरह की कलाकृतियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चले। उस्त कला और मथेरन कला के बाद में ऊन की मंडी। ऊन की मंडी, ऊन की मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी? ऊन की मंडी। इसलिए बीकानेर को ऊन का घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊन का घर। बीकानेर को क्या कहते हैं? ऊन का घर, क्योंकि ऊन की मंडी एशिया में सबसे बड़ी मंडी है। वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो ये है हमारी इसकी विशेषता। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता के अंदर हम बात करते हैं यहाँ रसगुल्लों, रसगुल्लों की मिठास, रसगुल्लों की मिठास, भुजिया, भुजिया व पापड़, भुजिया व पापड़ के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध, विश्व भर में प्रसिद्ध। तो ये हमारी 3 नंबर पॉइंट पर ध्यानपूर्वक इसको समझे। रसगुल्लों की मिठास, भुजिया व पापड़ के लिए पूरे विश्व भर में बीकानेर है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि बीकाजी भुजिया और बहुत सारे जो अलग अलग कंपनी के जो भुजिया है यहाँ पर बीकानेर के अंदर ये प्रसिद्ध हैं। पापड़ भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं और रसगुल्ले हैं ये भी पूरे विश्व भर में विख्यात है। तो ये 3 नंबर पॉइंट हमारा कंप्लीट। चौथा नंबर पॉइंट, चौथे में है जसनाथी, जसनाथी सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य, जसनाथी सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। जसनाथी सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य जो किया जाता है, यहाँ पर रात्रि जागरण भी लगता है और जसनाथी सिद्ध हैं वो जलते हुए अंगारों के सामने है, उसके सामने नाचते हैं, अंगारे हाथ में लेकर नाचते हैं। तो ये भी बड़ा विख्यात है जसनाथी सिद्धों द्वारा अग्नि नृत्य। आगे हम बात करते हैं यहाँ की रम्मतें। बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध हैं। ये बीकानेर की रम्मतें क्या है? प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की रम्मतें क्या है? प्रसिद्ध हैं। एक इसके बारे में बात करते हैं पाटा संस्कृति। पाटा संस्कृति ये क्या होती है? ध्यान से सुनना। पाटा संस्कृति, बात करते हैं पाटा संस्कृति की। इसमें क्या होते हैं कि आसपास के जितने भी समाज के लोग हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी ये तरह तरह की जो बातें हैं ना, ये पाटे पर, बड़े बड़े पाटों पर बैठ करके आराम से आरामदायक पूरे समाज के बारे में बातें करते हैं। ये है हमारी पाटा संस्कृति। तो एक बार इनको रिपीट कर रहा हूँ, आगे और भी बताऊंगा इनकी विशेषता। देखिए, उस्त कला, मथेरन कला जो ऊंटों पर की जाने वाली कलाकृतियां हैं। ऊन की मंडी, सबसे बड़ी ऊन की मंडी विश्व में, एशिया में सबसे बड़ी मंडी कौन सी? बीकानेर के अंदर है। रसगुल्लों व भुजिया और पापड़ के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन है? बीकानेर है। और जसनाती सिद्धों का जो अग्नि नृत्य, जसनाती सिद्धों द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है उसके लिए भी बीकानेर प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मतें प्रसिद्ध है। बीकानेर की हवेलियां प्रसिद्ध है। बीकानेर की हवेलियां प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बीकानेर की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो आगे और लिख रहा हूं, एक बार इसको नोट करो, एक बार इसको आप नोट करो। हाँ, तो विशेषता के अंदर आगे और देख लेते हैं विशेषता, और कौन कौन सी हमारी और विशेषता है इसके अंदर। देखिए, बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। लिखते रहना, नोट करते रहना इसको। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसके बाद में बात करें खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र
हमारी जो दूसरी इसकी विशेषता है, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर ही स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। आगे बात करें, और अभिलेखागार संस्थान, अभिलेखागार संस्थान कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। अभिलेखागार संस्थान, अभिलेखागार क्या होता है आपको पता ही होगा। अभिलेखागार के अंदर जितने भी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने भी ताड़पत्र भोजपत्रों पर लिखे गए जो क्या बोलते हैं उनको पांडुलिपियां हैं, ये सभी किसमें सुरक्षित रखी गई है? अभिलेखागारों में रखी गई है। ठीक है, आगे बात करें, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे बात करें इसकी, बीकानेर के अंदर जंतुआलय स्थित है। जंतुआलय स्थित है। कब? 1922 में इसको स्थापित किया गया था। जंतुआलय समझ गए क्या? जू, चिड़िया घर, यानी कि जंतुआलय। और 1922 में इसको स्थापित किया गया था। और ये राज्य का तीसरा प्राचीन जंतुआलय है। पुराना 3 नंबर पर आता है। राज्य का तीसरा प्राचीन जंतुआलय है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। आगे बात करें इसकी, गजनेर अभयारण्य बीकानेर के अंदर स्थित है। गजनेर अभयारण्य कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। गजनेर अभयारण्य कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, जो तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तीतरों के लिए। बीकानेर का जो गजनेर अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तीतरों के लिए। आगे बात करें इसकी, बीकानेर के अंदर जनवरी माह में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। बीकानेर में जनवरी महीने में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी महीने में क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। आगे चले, बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं है, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत ही है। आगे बात करें, कोई नदी तो नहीं है लेकिन 3 झीलें हैं। कितनी झीलें? 3 झीलें कौन कौन सी? नंबर 1 गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर झील। नंबर 2 कोलायत झील। कौन सी झील? कोलायत झील। फिर आगे चले, नंबर 3 लूणकरणसर झील। अब बताओ, इतनी बात आपको याद रहेगी लाइन टू लाइन? चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। बीकानेर के अंदर क्या स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे चले, बीकानेर के अंदर खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। बीकानेर के अंदर खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके बाद में आगे चले हम, अभिलेखागार संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। अभिलेखागार संस्थान कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। परीक्षा में प्रश्न सीधा पूछ सकते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी निम्न में से कौन से जिलों में है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। तो आपको यहाँ पर बीकानेर राइट करना है। आगे बात करें, बीकानेर के अंदर जंतुआलय है जिसकी स्थापना कब हुई? 1922 में। और ये राज्य का तीसरा प्राचीन जंतुआलय है। गजनेर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर ही है। गजनेर के अंदर ये अभयारण्य बना हुआ है और ये तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें, जनवरी माह में हर प्रत्येक वर्ष ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंटों का महोत्सव, बहुत सारे ऊंट वहां आते हैं, ऊंटों का मेला लगता है, लोग भी आते हैं, यात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं बाहर से। और ये ऊंट महोत्सव, ऊंट पर बैठ करके सवारी करते हैं। और उस्तकलार वो तो आपको पता ही है, अभी पहले ही बताया था मैंने। और यहाँ पर बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं है, लेकिन झीलें हैं। 3 झीलें हैं। नंबर 1 गजनेर झील है, दूसरा कोलाई झील है, तीसरा लूणकरणसर झील है। चलिए इसको नोट कीजिए।
फटाफट। तो देखिए बीकानेर की कुल जनसंख्या 23,63,937। 23,63,937 बीकानेर की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ठीक है, आगे बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात है 905। ठीक है, बीकानेर का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार 905। जनघनत्व कितना है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 78 व्यक्ति निवास करते हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 65% क्या है साक्षरता दर है बीकानेर की। ठीक है, आगे बात करें पुरुष साक्षरता दर की 75.09। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 75.09। महिला साक्षरता की बात करें तो 53.20%। 53.20%। पशु घनत्व की बात करें तो आपके 57 शायद लगभग 57.07। ये है 20वीं जनगणना, सॉरी 12वीं जनगणना के अनुसार है ये। जब पशु घनत्व 12वीं पशु जनगणना हुई थी ना, उस समय की ये आंकड़े हैं 57.07। चलिए अभी देख लेते हैं, वापस पुनः रिपीट कर लेते हैं एक बार। बीकानेर की कुल जनसंख्या की बात करें 23,63,937 है। बीकानेर का लिंगानुपात कितना है 905। बीकानेर की जनसंख्या घनत्व, बीकानेर का जनसंख्या घनत्व कितना है 78 पे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर की बात करें, लोग कितने पढ़े लिखे हैं तो 65% लोग हैं वो बीकानेर के पढ़े लिखे हैं। पुरुष साक्षरता की बात करें 75.09। महिला साक्षरता की बात करें 53.20%। और पशु घनत्व की बात करें तो 53.07। ठीक है, तो ये नोट करो 2011 के अनुसार ये आंकड़े हैं। चलिए नोट करो इसको। आगे बीकानेर के प्रमुख मेले एवं त्योहार, तो कौन कौन से मेले कौन कौन सी तिथि पर मनाए जाते हैं, स्थान कौन सा है और मेला कौन सा है, क्या विशेषता है मेले की, वो सारी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं करणी माता। कौन सा मेला, करणी माता का मेला। मेला कौन सा, करणी माता का मेला। स्थान हमारा है देशनोक। स्थान कौन सा है देशनोक। और देशनोक कहाँ है बीकानेर के अंदर, सभी को पता है। ये 2 बार भरता है, एक बार कार्तिक में और दूसरा चैत्र में। वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार भरा जाने वाला जो मेला है वो करणी माता का मेला है। ये वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और कहाँ भरता है देशनोक के अंदर। इनकी जो विशेषता है वो आगे मैं बात करूंगा। करणी माता की और चूहों की देवी है, ये सारी जिक्र हम आगे करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं जंभेश्वर मेला। जंभेश्वर मेला आपके लगता है मुकाम नोखा। मुकाम के अंदर, नोखा के अंदर मुकाम आता है, तो वहां पर मुकाम में भरता है ये। और ये भी 2 बार भरता है, पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 वक्त में ये मेला भरता है। और कहाँ पर है मुकाम नोखा जंभेश्वर मेला भरता है यहाँ पर। फिर आगे हम बात करते हैं नागणेची माता। नागणेची माता का मेला आपके बीकानेर में भरता है। कहाँ भरता है बीकानेर के अंदर। ये भी वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में 2 बार, कितनी बार 2 बार। और सेमी जो करणी माता का मेला भरता है ना, उसी प्रकार से कार्तिक और चैत्र माह में, वर्ष में 2 बार भरता है ये भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चरणी चेरी मेला।
चननी चेरी मेला। चननी चेरी मेला कहाँ पर है? देशनोक के अंदर। चननी चेरी मेला देशनोक के अंदर। और भरता कब है? भरता आपके भरता है इसमें भादवा की फाल्गुन की सप्तमी को। फाल्गुन की सप्तमी को। फाल्गुन की सप्तमी को कब बढ़ता है? फाल्गुन की सप्तमी को बढ़ता है। आगे चलो, कोडमदेसर भेरुजी। भेरुजी का मेला। भेरुजी का मेला। भेरुजी का मेला कोडमदेसर में बढ़ता है। कोडमदेसर में बढ़ता है। भेरुजी का मेला कहाँ बढ़ता है? कोडमदेसर में। ये भादवा की 13 में बढ़ता है। भादवा की 13 में बढ़ता है। भेरुजी का मेला कब बढ़ता है? भादवा की 13 कोडमदेसर के अंदर। और भेरुजी का मेला कोडमदेसर। ठीक है, आगे चलो, निर्जला माता मेला। निर्जला माता मेला ये आपके बीकानेर के अंदर ही बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बीकानेर के अंदर बढ़ता है। ये फाल्गुन सुदी ज्येष्ठ सुदी, फाल्गुन ज्येष्ठ सुदी 11 को बढ़ता है। ज्येष्ठ सुदी 11 को निर्जला माता का मेला भरता है बीकानेर के अंदर। आगे चलिए, फिर हम बात करते हैं भट्टा पीर उर्स मेला। ठीक है, एक मिनट इधर नीचे लिख देता हूँ। भट्टा उर्स, ध्यान से देखो इसको। भट्टा उर्स मेला। भट्टा उर्स मेला आपके गजनेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? गजनेर के अंदर। ये इसकी तिथि है 8वीं से 10वीं, मतलब आपके क्या बोलते हैं उसको, भादवा की 8वीं और 10वीं को। ठीक है ना, भादवा 8वीं से 10वीं, मतलब 8वीं और 10वीं, मतलब 3 दिन का ये मेला बढ़ता है। 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है, भादवा की। ठीक, भट्टा उर्स मेला। ठीक है, इसके बाद में हमारा कौन सा रहेगा? सारे आ गए लगभग। कितने हैं इधर देखो। करणी माता का मेला आ गया देशनोक। कार्तिक चैत्र वर्ष में 2 बार बढ़ता है, कार्तिक और चैत्र में। जम्बेश्वर जी का मेला आ गया। मुकाम नोखा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये मेला बढ़ता है। नागणेची माता का मेला आ गया बीकानेर के अंदर, वर्ष में 2 बार बढ़ता है। फिर आ गया चननी चेरी मेला, यहाँ पर नए है। चननी चेरी मेला ये आपके देशनोक के अंदर फाल्गुन सप्तमी को बढ़ता है। फिर आ गया कोडमदेसर भेरुजी का मेला, जो कोडमदेसर में बढ़ता है और भादवा की 13 को बढ़ता है। फिर आ गया आपकी निर्जला माता का मेला, कब बढ़ता है? बीकानेर के अंदर ज्येष्ठ। कहाँ बढ़ता है? बीकानेर के अंदर ज्येष्ठ 11 को बढ़ता है, मतलब ज्येष्ठ जो जेठ। और भट्टा उर्स मेला है, ये कब बढ़ता है? कहाँ बढ़ता है? गजनेर के अंदर। और भादवा की 8वीं से 10वीं तक, मतलब 3 दिन का मेला बढ़ता है। तो नोट डाउन करो इसको डिटेल से, आराम से इसको नोट डाउन करो। तब तक मैं मिटा देता हूँ इसको। नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। मुख्य मंदिरों की बात करते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे करणी माता मंदिर के बारे में। तो निर्माण की बात करें तो 20वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। किसने करवाया? बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर के महाराजा कौन? गंगा सिंह। इन्होंने माँ करणी के आशीर्वाद से बीकानेर के देशनोक के अंदर माँ करणी का मंदिर है वो बनवाया था। ठीक है, पहली बात। आगे चलें। करणी माता है वो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी, क्योंकि राठौड़ों ने ही इसको बसाया था। राव जोधा, जोधपुर के नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका, जो राठौड़ राजवंश के थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की, जो मैंने आपको पहले बताया है वीडियो के अंदर। तो उन्हीं राठौड़ों के राजवंश की जो कुलदेवी है वो कौन है? राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन? माता करणी, है ना, करणी माता। आगे चले। चारणों की कुलदेवी।
चारणों की कुलदेवी। चारणों की कुलदेवी कौन? करणी माता। तो चारणों की कुलदेवी कौन? करणी माता। देखो चारणों को वरदान मिला है, चारणों को क्या मिला है? वरदान। जितने भी चूहे हैं करणी माता के मंदिर के अंदर, तो चारणों को वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? कि जितने भी आपका जो जीवन है वो चूहों के रूप में, मृत्यु के बाद में चूहों के रूप में होगा। मतलब जितने भी चारण हैं वो जब मरते हैं ना, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वो चूहे बन जाते हैं मंदिर में, है ना। करणी माता के मंदिर में क्या बन जाते हैं? चूहे। और चूहे से वापस जो जीवन होगा, वो जब चूहे मर जाएंगे ना, तो वापस व्यक्ति के रूप में, चारणों के रूप में उनका जीवन होगा। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। चारण जाति की कुलदेवी कौन? तो चारण जाति की कुलदेवी, चारण, ये लिख दिया मैंने, चारण जाति की कुलदेवी करणी माता। फिर आगे चले, चूहों की देवी। चूहों की देवी, चूहों की देवी कौन? करणी माता। फिर आगे बात करें, सफेद चूहे। सफेद चूहे जिन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो कभी कभी कभार दिखते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं दिखते हैं, ये कभी कभी दिखते हैं। और जब इनको देख करके जो मनोकामना हम मांग लेते हैं ना, तो वो पूरी होती है, ये ऐसा माना जाता है। तो ये सफेद चूहे हैं, उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। फिर आगे बात करें, करणी माता के मंदिर के चारों ओर एक ओरण, ओरण की परिक्रमा होती है। मान लो यहाँ पर आपके मंदिर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के चारों तरफ जो ओरण की क्या होती है? परिक्रमा होती है, जिसको ओरण कहते हैं। चारों तरफ भक्त यात्री जो आते हैं, वो मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। आगे मैं मेले की बात करूंगा, ठीक है। मेला, देखो मेला मैंने उसमें बताया था, एक थोड़ी सी उसमें मिस्टेक होगी, वो देख लेना आप। उसमें कार्तिक नहीं है, आश्विन है। कार्तिक महीना नहीं है, आश्विन है, आश्विन महीना, ठीक है ना। आश्विन महीने के, आश्विन महीना और दूसरा है आपका चैत्र, ये 2 महीने हैं माता करणी के देशनों के अंदर क्या लगता है? मेला बढ़ता है। आश्विन और चैत्र पूर्णिमा, चैत्र को, आश्विन को और चैत्र को वर्ष में 2 बार क्या लगता है? मेला। तो वर्ष में 2 बार मेला लगता है नवरात्रा के वक्त में। कब? नवरात्रा में। जब नवरात्र आते हैं ना, आश्विन में आते हैं एक तो, और एक आते हैं आपके चैत्र में। तो इस समय यहाँ माता के दरबार में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, ठीक है। इतना आप नोट करो, ठीक है। करणी माता, उसके बाद में हम अगले मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा समाधि स्थल है जाम्बोजी का समाधि स्थल। तो जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? मुकाम तालवा। और मुकाम तालवा कहाँ है? नोखा में। और नोखा तहसील है बीकानेर की। तो यहाँ पर मुकाम तालवा में जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल बना हुआ है। जाम्बोजी है कौन? तो ध्यान रखें, विश्नोई, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रवर्तक, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? जाम्बोजी, ठीक है। जाम्बोजी कौन है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए। कितने नियम? 29 नियम जो प्रकृति से संबंधित थे। उन 29 नियमों का पालन कौन करते हैं? विश्नोई संप्रदाय के लोग करते हैं। कौन करते हैं? विश्नोई संप्रदाय के लोग करते हैं। और 29 नियमों की पालना करते हैं, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी कौन? विश्नोई संप्रदाय के लोग, प्रकृति प्रेमी। प्रकृति प्रेमी बोल दो, प्रकृति संरक्षक बोल दो, है ना। प्रकृति को बचाने वाले, प्रकृति को संतुलन रखने में जो योगदान देते हैं ना, वो विश्नोई संप्रदाय के लोग ही देते हैं, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय, तो विश्नोई जाति के लोग। और जाम्बोजी के समाधि स्थल, जाम्बोजी का जो समाधि स्थल बना हुआ है ना मुकाम तालवा के अंदर, यहाँ पर प्रतिवर्ष है वो मेला भरता है 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या को, ठीक है। तो समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? ये जो मुकाम तालवा के अंदर जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल है। समाधि स्थल
बना हुआ है। और समाधि स्थल कब इन्होंने समाधि कब ली थी? समाधि आपके ली थी 1526 में। कब ली थी? 1526 में। 1526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी जाम्बोजी ने। ठीक है, समाधि ली थी। आगे इनकी बात करें जाम्बोजी की, तो इनको विष्णु का अवतार भी कहते हैं। विष्णु का अवतार भी कहते हैं जाम्बोजी को। लोग विष्णु का अवतार समझते हैं। और क्या समझते हैं इनको? पर्यावरण संरक्षक। पर्यावरण संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, जाम्बोजी को किस रूप में जाना जाता था? पर्यावरण संरक्षक, विष्णु का अवतार, 29 नियमों के पालना करने वाले कौन? जाम्बोजी। यही बात है जाम्बोजी की। और मेला कब भरता है? अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन है। इन दिनों में इनका मेला भरता है। आगे हम इनकी बात करें विष्णोई संप्रदाय के, तो विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जो पूरे राजस्थान में नहीं भारत में भी ये इनके है वो विख्यात है। ठीक है, तो ये समाधि स्थलियां बना हुआ है, नोट डाउन कर लो इसको। कोलायत, ठीक है, कोलायत के बारे में, कोलायत के अंदर जो मंदिर है कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, कोलायत के अंदर जो मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है। और कपिल मुनि आश्रम यहीं पर है कोलायत के अंदर। और बीकानेर के अंदर आपको पता ही आता है। और यहाँ की बात करें तो ये यहाँ पर ये झील है जिसको कोलायत झील के नाम से जाना जाता है। कोलायत झील, इस झील को गंगा के समान पवित्र माना गया है। कोलायत झील को गंगा के नाम, गंगा की तरह पवित्र माना गया है। एक पुष्कर झील, कोलायत झील, ये दोनों ही पवित्र मानी गई है। तो कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत के अंदर, बीकानेर। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कपिल मुनि का आश्रम कोलायत के अंदर है। ये परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? बीकानेर, कोलायत के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम, कोलायत के अंदर मेला भरता है। मेला कार्तिक पूर्णिमा को, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि आश्रम के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। और कपिल मुनि आश्रम के अंदर। और बात करें यहाँ की, तो यहाँ की जो घाट है वो पवित्र है। ये घाट क्या है? पवित्र। लोग यहाँ पर अस्थियां बहाने के लिए आते हैं। अस्थियां है ना, अस्थियां बहाने के लिए आते हैं। एक तो पुष्कर में आते हैं और एक यहाँ पर आते हैं गंगा नदी के बाद में। ये था कोलायत कपिल मुनि का आश्रम। इसके बाद में इधर मैं आपको 4 नंबर पॉइंट पर जो बात करता हूँ, नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता, नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। बीकानेर के अंदर है। नागणेची माता का मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। और इनको 18 भुजाओं की, 18 भुजाओं की देवी के नाम से जाना जाता है। 18 भुजाओं की देवी, 18 भुजाओं की देवी कौन? नागणेची माता। इनकी प्रतिमा, इनकी प्रतिमा कौन लेके आए थे? यानी मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो जोधपुर से, जोधपुर से राव बीका जी जोधपुर से लेकर आए थे। ठीक है ना, तो जोधपुर से राव बीका जी लेकर आए थे इनकी प्रतिमा। और 18 भुजाओं की प्रतिमा इनकी ये मूर्ति है। 18 भुजाओं से बनी हुई मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। और मेले की बात करें तो वर्ष में 2 बार मेला भरता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक तो आश्विन में भरता है, आश्विन में, और दूसरा चैत्र में। ये 2 महीने हैं जिस महीने में नवरात्रा के समय यहाँ पर मेले बढ़ते हैं। तो मंदिर और मेलों के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे हम बात करेंगे हवेलियों के बारे में। तो नेक्स्ट मैं आपको कल तक वीडियो अपलोड करवा दूंगा। और तब तक आप ये नोट डाउन करो, इनको याद करो, अच्छे से तैयारी करो। अगले पेपर आ रहे हैं 2nd ग्रेड के, आपके रीट के भी आएंगे, इसलिए खूब तैयारी करो, तैयारी में लगे रहो। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
धन्यवाद।